किताब मैंने कल मंगाई है। ये लिखी गई है श्री शांता कुमार जी द्वारा। ये किताब देखिए आप। ये है आत्मकथा जिसका प्रकाशन 2021 में हुआ। निज पथ का अविचल पंथी, मतलब जो अपना पथ है उसमें ना डगमगाने वाला जो पंथी है। ये कहानी शांता कुमार जी ने अपने अनुभव के आधार पर, आप बीती के आधार पर लिखी है। किताब बहुत मोटी है, सारे विषयों पर चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन देश की राजनीति की जो स्थिति है उसकी पोल खोली है उन्होंने इस किताब में। इस किताब में श्री शांता कुमार जी के विषय में बता दूं, 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद काफी दिन कैबिनेट के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर रहे सेंटर के अंदर। मैं उनके शब्दों में लिखी गई किताब के बारे में आपको बताता हूं। शांता कुमार जी को खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय देश के माननीय प्रधानमंत्री थे। शांता कुमार जी उनकी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री थे। उनके विभाग के अंदर खाद्य संबंधित जो भी नियंत्रण, जो भी रूपरेखा, जो भी नियम सरकार बनाती थी, वो कार्य उनके अधीन था। इस किताब में लिखा है कि जब वो मंत्री बने तो दूसरे दिन ही उनके एक अधिकारी उनसे मिलने आए कि बोले कि इन फाइलों पर साइन कर दीजिए। शांता कुमार जी बताते हैं, फाइलें देखी, शुगर मिलों के बारे में थी, मैंने साइन कर दिए। अगले दिन ही उनके मंत्रालय में एक उद्योगपति आए और एक बड़ा सा लिफाफा देते हुए बोले, शांता कुमार जी, आपने हमारा काम आसान कर दिया, बहुत दिन से परेशान थे। क्योंकि देश में जितनी भी चीनी मिली थी, चीनी पर सरकार का कंट्रोल होता है। कितनी चीनी राशन में जाएगी, कितनी ओपन मार्केट में बिकेगी, उसका निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता था और आज भी लिया जाता है। उन्होंने पूछा, भाई ये लिफाफे में क्या है? उसने कहा 10 लाख रुपए हैं। उसने कहा 10 लाख रुपए किस चीज के? जी, आपने हमारा काम किया है। जब उन्होंने 10 लाख रुपए नहीं लिए और उसको डांट कर भगा दिया तो उनके सेक्रेटरी ने बताया कि साहब, ये तो पैसे आते हैं और लेने होते हैं मंत्री को, हमेशा से ऐसा होता आया है। उन्होंने कहा कि मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूं और संघ में मुझे सिखाया गया है कि हमें ईमानदारी से कार्य करना है, देश के लिए कार्य करना है। अगले ही दिन उनके सेक्रेटरी ने बताया कि आपसे देश के बड़े उद्योगपति श्री के बिरला जी मिलने आ रहे हैं। श्री के बिरला जी बड़े उद्योगपति के साथ साथ उस समय राज्यसभा के सांसद भी थे। शांता कुमार जी को बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने उनकी आगवानी की। शांता कुमार जी ने कहा, बिरला जी, मेरे लिए एक सेवा बताइए। बोले, मैं तो उस मंत्री को देखने आया हूं जिसने आते ही सारी फाइलें क्लियर कर दी और किसी प्रकार की कोई रिश्वत
नहीं ली। शांता कुमार जी बड़े हैरान हुए कि ऐसा क्या? बोला मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी अखबार चलाती है हिंदुस्तान टाइम्स, जो दूसरी बेटी मेरी ज्योति है, मैंने उसको 6 जो मिल है मेरे शुगर मिल, उनका कार्य वो संभालती है। और बड़ी मुझे शर्मिंदगी होती थी कि हर बार हर साल जब भी सरकारी आदेश का होता था तो हमें उसके लिए पैसे भिजवाने पड़ते थे, जो कि लाखों रुपए में होते थे। लेकिन आप पहली बार ऐसे मंत्री आए हैं जिसने पैसे लिए बिना ही हमारा काम कर दिया। शांता कुमार जी बोले मेरे मन में बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये जो ईमानदारी से मैं कार्य कर रहा हूं, इस ईमानदारी का मुझे परिणाम भुगतना होगा। दूसरा किस्सा जिसके कारण श्री शांता कुमार जी को इस्तीफा देना पड़ा, उस किस्से की चर्चा भी मैं अभी कर रहा हूं, और वो भी इसी किताब से लिया गया है। वो किस्सा है उस समय का जब श्री वेंकैया नायडू, जो कि ग्राम विकास मंत्री थे सरकार में, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का ऑल इंडिया का अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये मंत्रालय श्री शांता कुमार जी को दे दिया गया। शांता कुमार जी जिस भी मंत्रालय में रहे, बड़ी ईमानदारी से उन्होंने कार्य किया, जनहित में कार्य किया। जिस समय वो मंत्री बने तो उनसे मिलने 2 तमिलनाडु के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए। उन्होंने बताया, शांता कुमार जी, आपके मंत्रालय में बहुत भ्रष्टाचार फैला है। आपके मंत्रालय से आंध्र प्रदेश में जो लोकसभा में पास हुआ था कि 90 करोड़ रुपए हर साल जाएंगे, लेकिन 190 करोड़ रुपए वहां जा रहे हैं, और पिछले 3 साल में 300 करोड़ रुपए अधिक जा चुके हैं। शांता कुमार जी को बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और उनसे पूछा कि क्या ऐसा हो रहा है। उनके अधिकारियों ने बताया कि जी ऐसा हो रहा है। जो पहले मंत्री थे, पास तो 90 करोड़ हुए थे, लेकिन वो 190 करोड़ रुपए हर साल भेजते रहे हैं। किस खाते में भेजते रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं था। किस आदेश से भेजते रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं था। शांता कुमार जी ने प्लानिंग कमीशन के उस समय के अध्यक्ष श्री केसी पंत साहब से बात की, उनसे विचार विमर्श किया, तो उन्होंने कहा कि हमारी प्लानिंग के हिसाब से तो 90 करोड़ रुपए जाने चाहिए, हमारे यहाँ से किसी प्रकार की कोई अप्रूवल नहीं हुई है। शांता कुमार जी का मन बहुत दुखी हुआ। उन्होंने इस संबंध में लाल कृष्ण आडवाणी जी से, श्री प्रमोद महाजन जी जो कि उस समय पार्लियामेंट्री अफेयर के मंत्री थे, उनसे, आरएसएस के बहुत सारे अधिकारियों से बात की कि हमारी पार्टी की सरकार है, हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, उसके बावजूद भी 300 करोड़ रुपए बिना हिसाब के खर्च कर दिए गए। और पार्लियामेंट में जब उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने, जो कि तमिलनाडु के थे, क्वेश्चन रखा, तो उनको क्वेश्चन करने की परमिशन नहीं दी गई। क्यों ना हम इसको लोकसभा के पटल पर रखें, इस बात को उठाएं, लेकिन मेरी पार्टी के सभी नेताओं ने मना कर दिया। ये कहना है शांता कुमार जी का इस किताब के माध्यम से। उन्हें लोकसभा में इस बात के बारे में जवाब देने से मना कर दिया गया। शांता कुमार जी अटल जी से मिले और उनसे कहा कि मैं कम से कम जब तक मंत्री हूं 90 करोड़ ही भेजूंगा। ये कोई लाला जी की दुकान नहीं है कि 90 के बाईं तरफ 1 लगा दिया और 190 करोड़ रुपए हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन उनको उसका नुकसान भुगतना पड़ा।
वेंकैया नायडू जी बहुत नाराज हुए। उन्होंने उनको बुलाकर डांटा और कहा कि आपने ठीक नहीं किया है, आपके खिलाफ पहले से बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, ऐसा आप पर आरोप है, आप सुधर जाइए। शांता कुमार जी का मन बहुत दुखी हुआ, अपने घर आए, अपनी पत्नी से इस बारे में बात की। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आप सच्चाई पर चल रहे हैं, चलते रहिए। लेकिन 2 दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी का फोन आया और उन्होंने अपने अंदाज में उन्हें कहा, शांता कुमार जी, आप अपना कागज जमा करा दें। उनका एक अंदाज था, लखनऊ से लगातार कई बार सांसद रहे, तो लखनवी अंदाज में जब उन्होंने कहा कि कागज जमा करा दें, तो मैं समझ गया कि मुझसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। शांता कुमार जी अगले दिन प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री जी वहां मौजूद थे और बड़े दुखी मन से वो उनसे मिले। श्री शांता कुमार जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को वो कागज सौंपा, मतलब कि इस्तीफा सौंपा। साथ ही उन्होंने एक पत्र भी दिया, अपने मन की जो व्यथा थी उसमें लिखी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शांता कुमार जी का इस्तीफा स्वीकार किया, बाहर तक उन्हें छोड़ने आए और बड़े दुखी मन से कहा, शांता कुमार जी, आपको बाद में कभी फिर एडजस्ट करेंगे, मेरी मजबूरी है। कहने का तात्पर्य केवल एक है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि आरएसएस से निकला, जो कि इमरजेंसी में जेल में रहे, जम्मू कश्मीर का जो आंदोलन था उसके दौरान जेल में रहे, ईमानदारी पर अडिग रहे, लेकिन उन्हें ईमानदारी की सजा भुगतनी पड़ी। उनके मन में बड़ा गुस्सा था। शांता कुमार जी चाहते थे कि मैं अपनी संसद सदस्यता से भी इस्तीफा दे दूं। अगले दिन उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बताना चाहा कि मेरे इस्तीफे देने का कारण क्या है, लेकिन पार्टी ने उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं दी। इस्तीफा देने के बाद वो अपने घर में जब उन्होंने अपनी पत्नी से बात की कि मेरा मन करता है कि मैं पार्टी छोड़ दूं, उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां भी होंगे उनकी आत्मा रो रही होगी। ये कहना है इस व्यक्ति शांता कुमार का। मैं कहना चाहता हूं आपसे, दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, किस राजनीति का क्या हाल हो गया है। जिस पार्टी की कमान आरएसएस के पास है, लेकिन उनके ईमानदार नेताओं को जिस प्रकार से बेइज्जती करके निकाला गया और आरएसएस चुप रही। शांता कुमार जी ने किताब में लिखा है कि मुझे उम्मीद थी कि उस समय के जो संघ के प्रमुख थे, संगठनात्मक कार्यों को देखने के लिए मदन दास देवी जी, वो मेरी आवाज़ को उठाएंगे, मेरी बात को रखेंगे, लेकिन वो भी चुप रहे। मतलब आरएसएस भी चुप रही, बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी चुप रहे और मुझे बाहर कर दिया गया। ये कहना है शांता कुमार जी का। मैं आप पर छोड़ता हूं कि देश की राजनीति कैसी होनी चाहिए। क्या देश में ऐसा ही चलता रहेगा? देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानी को ऐसे ही बर्बाद किया जाएगा, उसकी परवाह नहीं की जाएगी? क्या सोचेंगे वो आज़ादी के दीवाने इन नेताओं के बारे में जो इस देश को चला रहे हैं? सत्ता सुख के लिए वो किसी भी स्तर पर गिरने को तैयार हैं। ये कोई एक पार्टी की बात नहीं है, सभी पार्टियों का हाल यही है। एक बात मैं कह सकता हूं, ऐसा नहीं है कि सभी भ्रष्ट हैं। आज भी मेजॉरिटी जो है वो ईमानदार लोगों की है, तभी ये देश चल रहा है, विकास कर रहा है। लेकिन दिक्कत एक बात की है
ईमानदार हैं तो ज़्यादा, लेकिन बोलते नहीं। इसीलिए हमें भ्रष्ट नेताओं को सत्ता सौंपनी पड़ती है। भ्रष्ट नेता सत्ता पे काबिज हो जाते हैं क्योंकि ईमानदार नेता बोलते नहीं हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या समझते हैं देश की राजनीति के बारे में? हमारे इस वीडियो को शेयर करें। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करें। अधिक से अधिक जानकारी आपको हमारे चैनल के बारे में मिले, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा आप हमारे पारदर्शी सफ़र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।